नमस्कार दोस्तों, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सत्सिंह और मेरे आज विशेष मेहमान है कर्नल योगेंद्र सिंह, जो कि मिलिट्री हिस्टोरियन है। हरियाणा के बहुत सारे मुद्दों पर कर्नल साहब की किताबें हैं। अभी हाल ही में इनकी किताब जो है वो आने वाली है। सैंपल किताबें हमारे पास रखी हुई हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कर्नल साहब, ये जो वीडियो है ना, मैं भी जैसे चुनाव खत्म हुआ उसके एक महीने बाद करीब ब्रेक पे चला गया था, तो एक एक होता ना हाइटस के बाद जो है ना ये वीडियो आ रहा है। तो जब आप रेगुलर वीडियो बनाते हैं तो उसके बाद एक गैप ले लेते हैं ना, तो पहली जो वीडियो बनाते हैं ऐसा सिर्फ पहली बार कर रहे हैं। अच्छा कर्नल साहब, चुनाव का परिणाम आया और परिणाम के बाद जो है जो चीज़ हुई, बहुत सारे रिएक्शंस आए। एक्सपेक्टेशंस थी समाज की, समाज विशेष की, वो धराशायी हुई। दूसरी तरफ कुछ इतिहास भी बने। इतिहास बना कि पहली बार एक ही पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी। विपक्ष इस बार सबसे ज़्यादा मजबूत है हरियाणा के इतिहास में। शायद 37 विधायक, शायद आज तक का कभी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन बात है, ये सारी चीज़ें जनता के लिए हैं। तो आप गांव में भी रहते हैं, गांव में अपने रिटायरमेंट के बाद घर बनवाया है, तो क्या टेम्परेचर है लोगों का? लोगों की एस्पिरेशंस भी रही होंगी। अब क्या सब कुछ कहीं डिसइल्यूजनमेंट है या क्या है? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? नहीं, जिंदगी तो ढर्रे पे चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हो। एक वो शुरुआती समय था, हफ्ते 10 दिन का, जब बड़ा एग्जूबरेंस था जीतने वालों में और बड़ा मायूसी थी जो हार गए उनके सपोर्टर्स में। लेकिन समय के साथ लोगों को समझ में आ गया है कि भाई अपने काम तो तुम्हें ही करने हैं। हाँ, वो तो कोई चंडीगढ़ से तो आके वो तो करने वाला सरकार नहीं। कोई भी बन जाती, अपने काम तो खुद ही खुद करने ही हैं। करने हैं, वही पड़ोसी रहेगा, उसी के साथ निभानी है। अगर ठीक निभाओगे तो चलेगा। ऐसा कोई विशेष अच्छा, जिस तरीके से समाज में डिवीजन देखा गया चुनाव के दौरान, क्या ये कोई नई बात नहीं है? मतलब क्या हरियाणा 1966 में बना, लेकिन समाज तो ये पहले भी था। क्या इस तरह के डिवीजन बात पर समाज में आपस में पहले भी होते थे या कोई नया फिनोमेना है ये? नो नो, ये बड़ा डीप है। ये जो डिवीजन हो रखा है ये बहुत डीप है। और ये डिवीजन बड़ा समय लेगा, बड़ा एफर्ट लेगा ठीक सुधरने में। लेकिन ये सुधार आएगा कोई झटका लगने के बाद। फिलहाल क्या हो गया है कि लोग एक कंफर्ट लेवल में आ गए हैं। कुछ एक लोगों को तो ये कंफर्ट हो गया है कि देखा हमने इनको धूल चटा दी। ये उनके दिमाग में हो गया है और तीसरी बार चटा दी। एक्चुअली तीसरी बार नहीं है, पहले वाले इलेक्शन में तो ऐसा विभाजन नहीं था। दूसरे इलेक्शन में ऐसा विभाजन था और लोग उसको एक एब्रेशन मान रहे। मेरे जैसे लोग ये मान रहे थे कि ये एब्रेशन है, एक बार हो गया है, अगली बार नहीं होगा, लेकिन अब भी हुआ है। हाँ, तो ये जो है ये एक लीडरशिप फेल्योर है। लीडरशिप फेल्योर है दोनों तरफ। अब उन्होंने समाज को ऐसे बांट दिया है कि एक बराबर के वर्ग खड़े हो गए। जो बीजेपी आरएसएस जिनकी सरकार बनी है, उनको ये गलतफहमी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में है। वोट परसेंटेज में बहुत छोटा सा फर्क, 0.6%। मतलब जी 1% भी फर्क नहीं है, उससे भी उसका आधा है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, उसको ये सोचना पड़ेगा कि तुम्हारा जो मैसेज है वो क्यों नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि आमतौर पे नेगेटिव मैसेजिंग नहीं कामयाब होती है। ये एक ऐसा मौका पहली बार हुआ है कि 2 बार नेगेटिव मैसेजिंग कामयाब हुई है। इलेक्शन इस बात पे लड़ा गया है कि इनको हराओ, इनको दिखाओ। जो बीजेपी ने इलेक्शन में अपना वो बनाया है, वो उनका मेन मुद्दा यही था ना कि भाई
तो काइंड ऑफ नेगेटिव उनके पास पार्टी का काम दिखाने के लिए नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की भी फेल्योर है, उन्होंने अपने काम क्यों नहीं बताया। अब 2 दिन पहले वो भूपेंद्र हुड्डा जी कहीं विधानसभा में लिस्ट बता रहे थे कि मैंने क्या क्या काम किए। अरे भले मानस, ये काम तो आपको पहले करने चाहिए। नहीं, वो तो 2014 से पहले की बात थी। हाँ। लेकिन अगर आप 2024 में चुनाव हारने के बाद भी असेंबली में जब पूरा हरियाणा आपको सुन रहा है, तो कम से कम आपके पास आज के मुद्दे क्या हैं। जैसे मैं आपको 2 बातों पर आपका ज़रूर अटेंशन चाहूँगा। एक तो पीछे ट्रिब्यून में रिपोर्ट आई थी, 70% हरियाणा जो है ना बीपीएल कैटेगरी में है, यानी कि वो बीपीएल कैटेगरी के लाभ ले रहा है। 70% हरियाणा सर। अब ये मानिए हरियाणा सरकार का, बीजेपी सरकार का जो ब्रांडिंग करते हैं नॉन स्टॉप हरियाणा, और दूसरी तरफ 70% हरियाणा बीपीएल कैटेगरी में, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे। अब समाज में तो मैं और आप भी रहते हैं, टेक्निकली हमें पता है कि 70% आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा इससे बहुत कम है। सरकार को भी ये पता है, सबको ये पता है, उसकी कोई जांच नहीं। पीछे नायब सैनी से भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हम ये जांच करवाते हैं तो गरीब नाराज़ हो जाएंगे। जब कांग्रेस ने सीबीआई की डिमांड की कि भाई इतना बड़ा आंकड़ा कैसे आ गया, पिछले कुछ समय में करीब 1.5 से 2 लाख और नए बीपीएल के में कैटेगरी में जुड़ गए हैं, तो इतना आंकड़ा कैसे बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो गरीबों का अपमान है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ये एक ऐसा, एक्चुअली आपने इसका जवाब दे दिया कि एक्चुअली इतने गरीब नहीं हैं, लेकिन क्या है कि लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, तो वो इस बात को अपोज नहीं कर रहे, वो कंफर्टेबल हैं इस सिचुएशन से। तो इस बात को अगर कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी उठाती भी है तो उसको नुकसान है। अगर एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उसे ज़रूर उठाना चाहिए, लेकिन एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे अगर वो इसको उठाती है तो उसे नुकसान है, क्योंकि लोग कहेंगे अरे ये तो छीन रहे हैं, मिल रहा है तो भाई मिलने दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम। लोगों के ये नहीं समझ में आ रहा है कि लॉन्ग टर्म तो ये पैसा तुम्हारा ही है, नुकसान तो तुम्हें ही है। जो ये ऐसे बांट रहे हैं नॉन प्रोडक्टिव कामों पे, तो नुकसान तो तुम्हारा ही है। पर ये जो चीज़ें हैं उनके पास एक ऑल्टरनेट विजन आना चाहिए, जो अपोजिशन पार्टी है, पॉजिटिव ऑल्टरनेट विजन कि हम ये करेंगे, इस ढंग से हम स्टेट को आगे की दिशा दिखाएंगे। ये जो बातें कर रहे थे ना, हम पोर्टल बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये नहीं बनती बात। ये नैरेटिव सही नहीं जमे। इसमें दूसरी बात ये भी है कि सर जिनको ज़रूरत है बीपीएल के बेनिफिट्स मिलने चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत ही नहीं है, जो बीपीएल हैं भी नहीं, वो भी इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। और सरकार वहाँ एक्शन लेने में कतरा रही है। अगर वो पैसा वहाँ बचे तो वो शिक्षा पे लगे, वो हेल्थ पे लगे, वो ज़रूरी कामों पे लगे, तो सरकार की और क्या जिम्मेदारी होती है। जो सरकारी खजाना है उसका सदुपयोग हो और लोगों के लिए लगाएं, किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं लगाएं, किसी पर्सनल एरिया में ना लगाएं। लोगों के जनहित के मुद्दे बहुत सारे हैं, वहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं सरकार भी फेल होती जा रही है, और कांग्रेस भी चुनाव हारने के बाद भी, असेंबली सेशन का आज लास्ट दिन था, कोई भी ऐसा ज़रूरी मुद्दा मुझे तो कम से कम नहीं दिखा जो कांग्रेस को इतनी मजबूत विपक्ष होने के बावजूद उन्होंने ये उठाया हो। आप जो मांग रहे हो ना, उसके लिए रहबरे आजम चाहिए, यहाँ पे सर छोटराम चाहिए। इनकी औकात नहीं है कि ये इन जनता लोगों की आंख में आंख डाल के ये कह सकें ये काम नहीं होने वाला। ये एक सच्चे लीडर की व्याख्या होती है। लोग चाहते हैं ऐसा लीडर, अगर इनमें से किसी में दम हो तो वो बन सकता है ऐसा लीडर, जो लोगों को ये बताते भाई न्यू पैसे नहीं बांटूंगा, रे काम करवाऊँ, काम करूँगा, सामूहिक ले आओ करूँगा, व्यक्तिगत काम नहीं करूँगा। इनमें से किसी में ये हिम्मत नहीं है। ये जो बीपीएल को बांट रहे हैं ये भी एक व्यक्तिगत ही काम है, व्यक्तिगत, उससे इंडिविजुअल से खरीद रहे हैं उसकी वोट के, मैं तेरे को देता रहूँगा। अब वो दूसरी पार्टी कांग्रेस बोलेगी ये इसकी जांच करो, तो लोग कहेंगे यार क्या जांच करो, ये बंद कराएंगे, ये कोई बात हुई। तो इस समय में
एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉजिटिव एजेंडा कांग्रेस को लेके आना पड़ेगा। जो पहली बात तो उसके कई हिस्से होंगे, जैसे एक तो सोशल, उनको ये जो सोशल इंजीनियरिंग हुई है 35 बनाम 1 और 80 बनाम 20, इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब चीज़ें सोशल हार्मनी से शुरू होती हैं। अगर सोसाइटी में हार्मनी है तो बाकी सारे काम फिर ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, उन्हें ये शिक्षा का क्षेत्र है, ये है जिसके ऊपर उन्हें बहुत ध्यान देना पड़ेगा और उन्हें एक विजन दिखाना पड़ेगा कि हम कैसे पब्लिक सेक्टर एजुकेशन को रिवाइव करेंगे। जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार, पंजाब में सरकार सिर्फ इसी एजेंडा पे अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, हर कोई चाहता है मेरे बच्चे अच्छा पढ़े, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो। ये एजेंडा ये लेके आए बच्चों के लिए एक रोड मैप हो कि अच्छा भाई हम जो हैं बच्चों को ऐसे वो करेंगे डेवलप, स्कूलिंग के बाद ये ऑप्शंस हम उनके सामने रखेंगे, इनको हम सब्सिडाइज करेंगे एज अ पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम या पब्लिक अपस्किलिंग प्रोग्राम, और उसके बाद बच्चे ऐसे अपने आप को काबिल बना लेंगे अपना खुद का पेट भरने के लिए और समाज को कंट्रीब्यूट करने। इसी तरह इनको बाकी जगहों पे भी, जैसे पर्यावरण है, हर एक के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन हर कोई यूं चाहता है कि सॉल्यूशन ऐसा निकले कि मेरी कार तो चलती रहे, पड़ोसी की खड़ी हो जाए जी। तो लेकिन इसका हमें आज के दिन चाहिए, पानी, पर्यावरण, इन सब चीज़ों का हमें सॉल्यूशन चाहिए, स्पेसिफिक सॉल्यूशन जी। अब आप साउथ हरियाणा में चले जाओ तो लोग इस बात पे वोट देते हैं कि हमारे यहाँ पानी आने लग गया, इसका मतलब वहाँ पानी की प्रॉब्लम थी और इन्होंने भाई ये पानी लिया है तो हमने इसको वोट दे दी। आप पूरे रोहतक ज़िले में घूम लो, और सिर्फ रोहतक क्यों, गोहाना, पानीपत से निकल, ये सारा वाटर लॉगिंग हो रखी है। इसका कोई इलाज बताए प्रॉपर, जो हो सके, होने वाला इलाज, जैसे ही नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ना स्पेसिफिक, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनके इलाज, हमारे यहाँ पे जो नशे की प्रॉब्लम हो रखी है उसको आप कैसे टैकल करोगे, एजुकेशन, सोशल हार्मनी, सॉइल कंजर्वेशन, पोल्यूशन कंट्रोल, ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर कांग्रेस को ये जो फोकस है ये इधर से शिफ्ट करना चाहिए। ये जो बहुत उनको रियल इश्यूज पे आना पड़ेगा, रियल इश्यूज पे लेके आओ, यहाँ पे वो नहीं जीत सकते। ये जितना जल्दी वो आएंगे उतना जल्दी वो रिवाइव कर पाएंगे। बिल्कुल। आपने अभी AQI की बात की, पर्यावरण की बात की, तो अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, दिल्ली में इतना धुआं, 40 सिगरेट जितना धुआं हर आदमी जो उस पर्यावरण में रहता है वो हर रोज इनहेल करता। हरियाणा में 29 है, यानी कि पूरे इंडिया में हरियाणा जो है दूसरे नंबर पर 29 सिगरेट, यानी कि ऐसा माहौल बना हुआ, स्मोक इतना है, 29 सिगरेट का धुआं हमारे लंग्स जो है ना उसको प्योर करना पड़ रहा है। तो अभी देखिए मामला कितना सीरियस है, जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। बिल्कुल, और ये इसका पॉलिटिकल पार्टी का कर्तव्य है, अपोजिशन पार्टी का, इस बात को उठाए, भाई क्या कर रहे हो। कोई आवाज, एक भी आवाज नहीं है उनके लिए इशू ही नहीं, ना सरकार की तरफ से ना विपक्ष की तरफ से। आप नहर पे चले जाओ, अपने ये जो रोहतक के साथ वाली, कितना गंद उसके अंदर फेंक रखा है। तो ये भी मुद्दे हैं, इनको ये नहीं समझ में आता कि लोगों को पॉजिटिव मुद्दे, एक पॉजिटिव, छोटा सा पॉजिटिव बीजेपी लेके आई और उससे उसको कितना फायदा हुआ कि हमने बिना खर्ची पर्ची के नौकरी, ज्यादा नौकरियां नहीं बटी, और जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्रुप सी की नौकरी, ग्रुप C और D, तो इतने से छोटा सा उन्होंने एक पॉजिटिव सा किया, एक थोड़ा सा करेक्शन किया, एक थोड़ा सा करेक्शन, और उसके ऊपर उनको कितनी वाहवाही मिली, और उसको कांग्रेस का वोटर भी उसको अप्रिशिएट कर रहा है। हर कोई कर रहा है, हम सब, आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं। हाँ, न्यूट्रल लोग भी कर रहे हैं। हाँ, तो अब ये बात इनके कांग्रेस के क्यों नहीं समझ में आती कि पॉजिटिवनेस चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ उसी बात पे नहीं लगे रह सकते। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो कहते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत होती है ना, वन ट्रिक पोनी, मतलब इस घोड़े को बस एक यही काम आता है, ये ऐसे जंप मार जाएगा, इससे फालतू। बीजेपी इज अ वन ट्रिक पोनी, इनको सिर्फ और सिर्फ यही करना आता है, फियर क्रिएट कर दो, फियर मॉन्गरिंग,
80% खतरे में है 20% से। तो वो 35 देश में हिंदू खतरे में है और यहाँ जो है नॉन जाट खतरे में है। हाँ, यहाँ पे ईस्ट 30% से 70% खतरे में है। 70% तो ये वन ट्रिक पोनी को भी ये नहीं हरा सकते, और तो फिर बड़ी मुश्किल कम बात से है। कम 2019 और 2024 का चुनाव तो कम बिल्कुल इसी ट्रिक से उन्होंने जीता है। बिल्कुल। दूसरा एक चुनाव के दौरान विनेश फोगाट एक बहुत बड़ा नाम था, जिस तरीके से उनको कांग्रेस ने टिकट दी गई और फिर उसके बाद वो जीत करके आए। पहला विधानसभा सत्र लगा और उसमें वो गायब थी। अब पता नहीं, हो सकता है कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, क्या चीज़ हो, लेकिन आशाएं बहुत हैं विनेश फोगाट से, क्योंकि जिस तरीके से एक सेंटिमेंट पूरे नेशन में था, फिर हरियाणा में था, फिर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में था, और बहुत सारे महिलाओं के मुद्दे हैं, बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर वो बोल देंगे तो लोग सुनते हैं। मेरे ख्याल में मेरे को और आपको ना एक जॉइंट अपील उनको करनी चाहिए कि बेटी, पूरी ज़िंदगी सामने है, आप इतनी कामयाब हो, आपने इतनी ज़िंदगी में इतनी जल्दी कामयाबियां हासिल की हैं, अब उनको बेस बना के थोड़ा समाज के लिए संघर्ष करो, अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने पे मजबूर करो, सरकार के सामने, जनता के सामने एक अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी रखो, अपने जो तुम्हारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लिए तो काम करो ही करो। जुलाना के इश्यूज भी उनको बिल्कुल। उठाने थे, हाँ। और सारी चीजें उठाने थे, लेकिन वो इस पर नदारद रही। नहीं आना हो सकता है कोई निजी कारण हो सकता है, हमें हो इस सकता बात है, का हो तो सकता है, पर आना चाहिए, क्योंकि पहला सत्र था और शायद उन्हें बताना चाहिए, अगर उनका निजी कारण भी था तो बता दें। पब्लिक में नॉलेज में होना हाँ, चाहिए। अभी ये- तक तो कोई। अच्छा सर, जो बेरोजगार वाली इशू, सबसे बड़ा इशू मुझे लगता है कि हरियाणा के चुनाव में बेरोजगार था। उससे पहले भी था, चुनाव में भी था, लेकिन वो इशू तो आज भी है। उसका क्या, बीजेपी तो उसको। भाई देखो, अब बड़ी सिंपल सी बात है, हरियाणा में 3 लाख नौकरियां हैं जो सरकारी क्षेत्र है, मैक्सिमम। अगर वो सारी पोस्ट फिल हो जाएंगी तो 3 लाख हैं। अब आपकी पॉपुलेशन है लगभग 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। है ना। तो आप यूं मान लो कि आपके हर साल 3.5 से 4 लाख बच्चे पैदा होते हैं। अगर 3.5 से 4 लाख पैदा होते हैं तो इतने ही नौकरी के लिए आगे आएंगे। एक समय आएगा जब वो 18, 20, 21 के होंगे तो वो नौकरी लेने जाएंगे। 3 लाख आपके पास नौकरियां हैं। एक आम जो कर्मचारी है वो 25 से 30 साल नौकरी करता है, भर्ती होने के बाद 60 में जाके वो रिटायर होता है। तो साल में अगर आप इसको बांटो तो 10,000 से ज्यादा तो भर्ती नहीं हुई। एक ये तो मैथमेटिक्स है, हिसाब है ये तो। 3.5 लाख लेने वाले, 10,000 नौकरियां अवेलेबल, तो सरकार से तो हो नहीं सकता, संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं। अब ऑल्टरनेट पैदा करना, उसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव हमें अप्रोच लेनी पड़ेगी, जिसमें स्कूलिंग से शुरू होके और उनके बाद उनके स्किल डेवलपमेंट और फाइनली डिप्लॉयमेंट इनटू द जॉब। अब यहाँ पे है जो कांग्रेस को ये बीड़ा उठाना चाहिए, अपने थिंक टैंक्स को लगाएं, इकट्ठे करें और बोले भाई ये एक ना वाइट पेपर बनाओ कि दिस इज हाउ वी विल क्रिएट जॉब्स इन हरियाणा। हम हरियाणा में जॉब ऐसे क्रिएट करेंगे अगर हमें मौका। और अगर वो समझदारी वाली बात होगी तो सब बच्चों को समझ आएगी और सब इनके साथ जाएंगे। बीजेपी के पास ऐसा कोई विजन नहीं है। बीजेपी के पास तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास भी नहीं है, वही तो। और शायद इसी बात के ऊपर जब चुनाव चल रहा था तो कुछ विधायक ही जिनको टिकट मिले थे, उन्होंने ये नैरेटिव चलाया कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर 200 नौकरियां जो है ना पर एमएलए कोटा आएगा, हम बांटेंगे। और सबसे ज़्यादा जो मतलब नुकसान किया, उस नैरेटिव के बाद बीजेपी बढ़ती गई और फिर परिणाम हमने देख ही लिया। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि ये जो इतना इजीली रिफ्यूटेबल पॉइंट थे, ये कांग्रेस रिफ्यूट क्यों नहीं कर पाई? शायद ओवर कॉन्फिडेंट थी, शायद उनको लगा था कि अब आपको कोई हरा ही नहीं सकता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये चाहती थी कि 60 सीटें ना आए, सीटें कहीं 50 के आसपास आके अटक जाए, कुछ ना कुछ तो ऐसी कुछ बात ना थी। कुछ तो बात थी, नहीं तो ये तो ऐसी बातें थी जो कोई, वो उस टाइम हमने भी देखा कोई कहीं पे बोल रहा है कि मैं तो भाई जाते ही अपने छोरे ने ये लगवा दूंगा।
इनकी रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, इनको ऑफिशियली बात करनी चाहिए थी कि भैया नौकरियां मेरिट पे ही जाएंगी, ये होगा। ऑल्टरनेट दिखाते कि भाई जो भी था इनकी कमियां दिखाते अपना होते, पर पता नहीं इन आई थिंक ये इलेक्शन हारने के लिए तैयार। हाँ, कुछ मुझे लगता है कि वो शायद जो भी परिणाम तो देखो सब कुछ बता रहा है। अच्छा टुन साहब, आखिर में आपकी जो किताबें अभी आपकी जो मार्केट में दोबारा से आने वाली हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता दो। एक्चुअली ना अपने हरियाणा का इतिहास लिखा ही नहीं गया है। और अब बेशक इनका यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस का सिलेबस उठा के देख लो, वो कुछ नहीं है, एक कंडेंस्ड वर्जन है भारत के इतिहास के, उस पीरियड के भारत के इतिहास को थोड़ा कंडेंस करके हरियाणा का बना दिया। मैं लिखता हूँ किताब हमारे पूर्वजों के नज़रिए से कि उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ कैसी बीती। जैसे 1783 का अकाल है, जिसको चालीसा अकाल कहते हैं, तो उसमें हमारी पॉपुलेशन पूरे हरियाणा की घट के 5 लाख रह गई थी। अब आप सोचिए कि जो 20 लाख उस टाइम पॉपुलेशन से घट के 5 लाख रही, यानी हर 4 में से 3 आदमी मर गए। ऐसी एक घटना आपकी ऐतिहासिक हुई और जिसके बारे में आपके यहाँ कहीं चर्चा नहीं होती है। उसके क्या क्या असर हुए होंगे, उसके आपकी सोसाइटी पे असर हुआ होगा, आपकी इकोनॉमी पे असर हुआ होगा, और वो पता नहीं कितने साल तक चला होगा। और अगर ऐसे लोग हैं जो उतनी बड़ी बाधा को भी पार करके आ गए, तो उन लोगों ने कैसे किया, ये सारे के सारे स्टडी के विषय हैं, ये शोध के विषय हैं। इसी तरह चाहे आप पानीपत की तीसरी लड़ाई ले लो, वो लड़ाई सिर्फ मराठा और अब्दाली के बीच में नहीं थी, वो लड़ाई यहाँ लड़ी गई थी। उनके दोनों के सैनिक और उनके घोड़े यहाँ पे खा पी रहे थे महीनों तक। इस इलाके पे क्या असर पड़ा था, और असर पड़ा है, वो सब रिकॉर्ड्स हैं उसके कि कैसे लोगों को गांव खाली हो गए थे, पानीपत के आसपास के सारे गांव खाली हो गए, क्योंकि वो सारा उनका खाने पीने का सामान तो फौजें उठा ले गई थी उनकी दोनों की। तो ये सारी चीज़ें उसके 20 साल के बाद वो अकाल पड़ता है। तो ये ऐसी सिचुएशन जो थी, इसका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर आपने कहाँ से निकाला इतिहास? ये चीज़ें सारी अवेलेबल हैं, इनके ऊपर शोध नहीं हुआ। अच्छा। अब जैसे ये है, आप इसी का मान लो पानीपत युद्ध का ले लो, तो इसके ऊपर रिकॉर्ड है कि कैसे उनका वो एक गोविंद नाम था जिसका सेनापति, उसको वो मारा गया था मेरठ के पास, जब वो ये लेने गया था, चारा काटने गया था। या यहाँ पे जब वो मराठे जो थे उनके गांव के साथ झगड़े, ये सांगी के साथ झगड़ा, नारा नारी के साथ इन्हीं बातों पे झगड़ा, ये सब बातें कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड हैं। प्रॉब्लम क्या थी कि ये कंपाइल करनी है, इकट्ठा करना होता है, और उनको फिर इकट्ठा करके और फिर उनके ऊपर सोच विचार करना होता है क्यों हो रहा है, वो नहीं हुआ है। तो कर्नल साहब, जो ये सारी हमारे बुज़ुर्गों ने ये सब कुछ कैसे किया, वो जो विजडम है आपने कंपाइल तो कर दिया है, लेकिन ज़्यादातर हमारे जो भाषा है वो हिंदी है। तो आपकी किताब इंग्लिश में, जैसे आपकी पहले भी किताबें आई हैं, तो क्या आने वाले समय में आम आदमी की भाषा में भी हम उनको देख पाएंगे? भाई आप कर दो ट्रांसलेट, मेरे से भाई नहीं लिखा जाता, चाहे या मेरी कमी मान लो चाहे वो, मैं अंग्रेजी में ही लिख सकता हूँ, तो मैंने तो उसमें लिख तो दी। बुद्धिजीवी तक तो आपकी बात पहुंच गई है, लेकिन आम आदमी तक भी भाई मतलब अब किसी ना किसी को उसे मतलब वो आगे वो बैटन लेनी पड़ेगी। किसी ना किसी को लेनी पड़े, मैं तो देने को तैयार हूँ, जो भी करना चाहे करना। अगर वो समाज के हाँ। हित में और उस नज़रिए से कोई काम करना चाहे तो वो आपको अप्रोच कर सकता है। बिल्कुल भाई, देखो हम जो है ना एक ऐसे समाज हैं जिसने गांव के आधार पे एक सामाजिक रचना की है। दुनिया में सामाजिक रचनाएं हुई हैं शहरों के नाम पे। हमारे पुरखों ने गांव के आधार, गांव के अनपढ़ लोग वो, उनके पास सब कुछ ओरल, जो भी बात होती थी ओरल हिस्ट्री, ओरल, सारे रूल ओरल। हाँ, आप उनके प्रॉपर्टी रूल्स देखो, उनके रूल, अपने सोशल सिस्टम्स के रूल देखो, शादी ब्याह के, चाहे आपसी संबंधों के, कमाल के।
तो वो समय है कि हमें उनको भी रिकॉर्ड दें और आगे के लिए, ताकि हमारे बच्चों को भी पता लगे कि कितना महान समाज उन्होंने खड़ा किया था। जी, तो जो हमारा वीडियो देख रहा हो और आपकी किताब तक एक्सेस चाहता है तो वो अमेज़न पे भी हाँ, अवेलेबल होएगी। एक वो टाइटल का भी। हाँ, मैं आपको दे देता हूँ, आप बेशक हाँ उसको जी, फ्लैश भी मैं कर उसको सकते हो। फ्लैश कर दूंगा। कर्नल साहब की जो किताब है हरियाणा स्पेसिफिक है, हरियाणा की हिस्ट्री के ऊपर है और उसमें हमारे बुज़ुर्गों की विजडम भी है। तो कर्नल साहब आज आप स्पेशल रोहतक आए, समय निकाला हमारे लिए, और आज थोड़ा सा जल्दी में थे, लेकिन अगली बार जो है या तो हम दिल्ली या फिर दोबारा से यहाँ बैठेंगे और विस्तार से और भी बिल्कुल, चर्चा करेंगे। आपका बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।